Hello everyone. Today we are going to discuss the question answers of the poem Go and Catch a Falling Star. It's a song basically, and title which was later given to it, Go and Catch a Falling Star, written by John Donne. इसके आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये, और इनसे पूरी पोम भी आपको समझ आ जाएगी और आपकी कंपटीशन की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी. तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हु इज द पोम एड्रेस्ड टू. हु इज द पोम एड्रेस्ड टू. आंसर, ये पोम किसको एड्रेस की गई है? ये पोम एड्रेस की गई है, आप कह सकते हैं ए मैन, या आप मैन भी कह सकते हैं, अनदर मैन आप कह सकते हैं, अनदर मैन, या आप कह सकते हैं इसमें इसका आंसर हो सकता है रीडर भी हो सकता है, टू रीडर, या एन इंटरलोक्यूटर भी इसका आंसर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ डन्स पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. सो वी कैन से व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम? आंसर, राइम स्कीम है इस पोम की ए बी, sorry, A will be small, A B, then C C, and then D D D. देखिए, राइम स्कीम इसकी याद रखने का क्या, एक मैं आपको तरीका बता देता हूं. पहले A B, उसके बाद कपलेट है, कपलेट यानी 2, C C, एंड देन ट्रिपलेट 3 का है D D D. तो ये इसकी राइम स्कीम है जिसमें कपलेट्स हैं और ट्रिपलेट्स हैं. ये कपलेट और ये ट्रिपलेट, और ए बी. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टास्क्स आर देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम. हाउ मेनी टास्क्स आर देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा में कितने टास्क दिए हैं? इम्पॉसिबल जो टास्क देता है वो कितने टास्क देता है? आंसर, ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. 7 टास्क. वहां ऑप्शंस जैसे दे रखे हैं 7, 5, 4, लाइक दैट, इस तरह से कुछ करके दे रखा है. तो 7 टास्क हैं. अब वो 7 टास्क कौन से हैं? मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया विच इज द 5th टास्क. तो 5th टास्क कौन सा है? अब आप 1 बाय 1 अगर आपको वो याद है तो बात बन सकती है. उसके लिए राइम स्कीम आपकी हेल्प कर सकती है. पहला क्या कहता है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. दिस इज द फर्स्ट लाइन. ये बेसिकली सॉन्ग के नाम से पब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में जो पोम की फर्स्ट लाइन थी वो इसका हेडिंग बन गया, क्योंकि जॉन डन ने इसे कोई हेडिंग नहीं दिया था. तो सबसे पहली है कैचिंग ऑफ अ फॉलिंग स्टार, ये सबसे पहला एक्शन हो गया. अब दूसरा जो था वो बी है, गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट, यानी गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रिक रूट, ये दूसरा एक्शन हुआ. फिर उसके बाद ए, यानी स्टार से ही कुछ मिलता जुलता वर्ड था, और वो वर्ड था आर, वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर. फिर उसके बाद जैसे बी किससे था? रूट से मिलता जुलता वर्ड था, मैंड्रिक रूट. तो रूट से मिलता जुलता वर्ड था फुट, यानी हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट. क्लेफ्ट द डेविल्स फुट. तो क्लेफ्ट द डेविल्स फुट वो कौन सा एक्शन हुआ हमारा? 4th एक्शन. उसके बाद 5th एक्शन सी, यानी दोनों से नहीं मिला था, वो आया था सिंगिंग वाला. किस वाला? सिंगिंग वाला. 5th एक्शन किसका था? मरमेड्स सिंगिंग. और 6th एक्शन किसका था? एनविज स्टिंगिंग. और 7th, 8th और 9th लाइन में किस चीज की बात की गई थी? एंड फाइंड द वाइंड विच कैन
फॉरवर्ड द ऑनेस्ट माइंड, एडवांस द ऑनेस्ट माइंड मीन्स एडवांसमेंट ऑफ ऑनेस्ट माइंड की बात की गई थी। तो ये इस तरह से एक्शंस को आप प्लीज ध्यान रखें कि कौन से जो 7 टास्क आपको दिए गए थे वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम। तो सेंट्रल आइडिया इस पोम का क्या है? सेंट्रल आइडिया इस पोम का जो है वो है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमेन। आंसर क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमेन, ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमेन भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है ये 4 क्वेश्चंस आप ध्यान रखें। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट टाइप ऑफ मीटर डज द पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार हैव? व्हाट टाइप ऑफ मीटर? क्वेश्चन नंबर 5th, what type of meter does the poem go and catch a falling star have? भाई इस पोम में किस तरह का मीटर यूज हुआ है? अब ये मीटर क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मीटर क्या है। देखिए जो इसमें मीटर यूज हुआ है वो हुआ है टेट्रामीटर। कौन सा? आंसर बता देता हूं पहले आपको। टेट्रामीटर इसमें यूज हुआ है। अभी टेट्रामीटर होता क्या है? हमने पीछे पोम की थी और उसमें हमने जो देखा था मीटर उसमें भी यूज हुआ था। उसमें 10 सिलेबल यूज हुए थे। 10 सिलेबल में पहला कैसा था? जो लास्ट हमारी पोम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सोनेट था वो। तो उसमें क्या यूज किया था? अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इस तरह से 5 जोड़े हमने यूज किए थे। अनस्ट्रेस्ड से था वो। तो जो अनस्ट्रेस्ड से स्टार्ट होता है उसे तो हम बोलते हैं आयम्बिक। आयम्बिक यानी एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, ये एक मीटर हो गया लय को मापने का। ठीक है। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड जब फॉर्म चलती है तो इसे हम कहते हैं आयम्बिक। ओके, IAMBIC। और अगर हमारा चलता है स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड यानी इसके उलट चलता है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉकी। TROCHEE। तो ये कौन सा हुआ? ट्रोकाइक। TROCHAIC, ट्रोकाइक। कौन सा? जिसमें स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, इस तरह से अगर चलें। हमने उसमें देखा था पेंटामीटर जो था 10 सिलेबल वाला। अब बात कर रहे हैं हम टेट्रामीटर की। तो ये टेट्रामीटर क्या होता है? या तो पेंटामीटर में देखिए आयम्बिक चलता है, पेंटामीटर में आयम्बिक होता है वहां पे, लेकिन टेट्रामीटर में क्या है? या तो ये ट्रोकाइक या आयम्बिक। 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4। यानी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, या फिर हो स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। मतलब उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 जो है जोड़े होने चाहिए, वो होता है टेट्रामीटर। तो इसके अंदर जो मीटर यूज किया है पोएट ने, वो यूज किया है टेट्रामीटर। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें, कौन सा मीटर यूज हुआ है? टेट्रामीटर इसके अंदर यूज हुआ है। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। Sorry, it was our 5th question. Let's move to the 6th question. Question number 6. जैसे जॉन डन की ये पोम है तो लाइफ स्पैन ऑफ जॉन डन इज, मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो क्या लाइफ स्पैन जॉन डन का था? वो था
जैन यानी जनवरी 22 से जनवरी 22 1572 टू मार्च 31 1631। ये जॉन डन का जो है लाइफ स्पैन है, ये बर्थ और ये डेथ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द स्पीकर इन द पोम? हु इज द स्पीकर इन द पोम? हु इज द स्पीकर इन दिस पोम? जैसे ऑप्शंस आपके पास दे दिए भाई, गॉड, ड्रीमर, मैन या वुमेन, तो इसका स्पीकर है कौन? आंसर, स्पीकर है इसका मैन। या तो ए मैन हो जाएगा या पोएट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप ए मैन या पोएट जो है, जो मैस्कुलिन जेंडर वाला है, वो इसमें रहेगा स्पीकर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, आरपीएससी में ही आ चुका है। तो देखिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम? टोन के बारे में बात की है। टोन कैसी है पोम की, वो आप सोच ही सकते हैं कि कैसी टोन इसमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार? आंसर, इसमें जैसे वहां ऑप्शंस जो दे रखे थे, आरपीएससी के ऑप्शंस में बता रहा हूं आपको, मिस्टिकल, सिनिकल, मैनिपुलेटिव या रिलीजियस। तो इसकी टोन जो है वो सिनिकल है। सिनिकल भी हो सकता है या सैटिरिक हो सकता है। तो टोन जो आप लिखेंगे, स्पेलिंग है CY, नॉट S, CYNICAL, सिनिकल या सैट्रिकल, SATIRIC, सैट्रिक या सैट्रिकल। सिनिकल या सैट्रिकल इसकी जो है वो आपकी टोन है। तो टोन का ध्यान रखिए, वो सैट्रिकल भी पूछ सकता है आपसे या सिनिकल भी पूछ सकता है। ओके, और अगर दोनों ही ऑप्शंस आए हुए हैं तो दोनों में से कोई भी कर देना, वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कॉमन इन ऑल द इम्पॉसिबल टास्क्स? According to you, what is common in all the impossible tasks? इसमें यह भी पूछ सकते हैं, according to you, what is common in the first stanza या what is common in the tasks of the first stanza? ये इस तरह का जो क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कॉमन क्या क्या चीजें हैं उन टास्क्स के अंदर? एक है इंपेरेटिव्स। सबसे पहला तो है मिस्टिसिज्म, यानी मिस्टिकल टोन या मिस्टिकल टच आप कह सकते हो। तो मिस्टिसिज्म ये इसमें कॉमन है। दूसरी क्या बात कॉमन है? दूसरी इसमें बात कॉमन है इंपेरेटिव्स। इंपेरेटिव्स। और एक चीज और कॉमन है इसमें, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अब देखिए इंपेरेटिव्स मींस हर एक वो ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, या गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट। तो इस तरह से हर एक जो सेंटेंस है उसमें एक तरह से ऑर्डर या आदेश सा दिया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो लग रहे हैं। तो इंपेरेटिव्स, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और मिस्टिसिज्म ये उनमें कॉमन है। इनमें से कोई भी एक अकेला ऑप्शन आ सकता है या सारे के सारे देके, और फोर्थ वो कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ फार डज डन इन हिज पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार advise the speaker of the advise the seeker of the true woman to travel? How far does Donne, how far does Donne in his poem go and catch a falling star advise the speaker
एडवाइज द, सॉरी स्पीकर नहीं है ये, सीकर, एडवाइज द सीकर ऑफ अ ट्रू वुमन, सीकर ऑफ अ ट्रू वुमन टू ट्रेवल। तो वो उसको कितना ट्रेवल करने की एडवाइस करते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो आंसर इसका रहेगा फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स। जैसे इसमें मान लो आपको ऑप्शन दे देते हैं फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स टू द फार एंड्स आइलैंड्स, या टू द पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लाइक दैट। तो इस तरह के ऑप्शंस जो हैं इसमें आपको दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की, कि क्वेश्चन नंबर 11, 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कहता है पोएट आपसे, या क्या पूछ सकते हैं आपसे, क्या क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ ऑल द स्ट्रेंज वंडर्स, क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ ऑल द स्ट्रेंज wonders, the strangest in Donne's poem would be, Donne's poem Go and Catch a Falling Star would be, यानी जितने भी वो स्ट्रेंजेस्ट दे रखे हैं काम, उनमें से सबसे स्ट्रेंज कौन सा होगा आंसर। पहले तो मैं ऑप्शंस आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे ऑप्शन ए है टू कैच ए फॉलिंग स्टार, बी है टू डिस्कवर द ईयर्स गॉन बाय, सी है टू लर्न टू हियर मरमेड सिंग, और डी है टू फाइंड ए वुमन फेयर एंड फेथफुल। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका होगा टू फाइंड ए वुमन फेयर एंड फेथफुल। तो ये ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 की। जब बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द थीम ऑफ डन्स पोम इज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ, द थीम ऑफ डन्स, DONNE है, डन्स पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, यानी इस पोम का is the impossibility of, is the impossibility of, किस चीज की impossibility का थीम है? impossibility of, जैसे ऑप्शंस दे दिए, कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम द मैंड्रिक रूट, हियरिंग मरमेड सिंग, या फाइंडिंग ए ट्रू वुमन। तो इसमें भी वही आपका आंसर बनेगा, फाइंडिंग ए ट्रू वुमन। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें पोएट क्या कहता है, सॉरी पोएट नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक बार वो देख लेते हैं। इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, जैसे यही वाली लाइन ले ली, इफ दाउ बीस्ट born to strange sights, ओके, ये वाली लाइन इसमें पोम से उठा ली। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, तो क्वेश्चन इसमें पूछा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो पोम में मैं डिस्कस नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये इसका अलग से क्वेश्चन बना दिया। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए जल्दी से। इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है स की रिपीटेशन हो रही है, तो हमारा बन गया एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। इसमें मैं आपको एलिट्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं। एलिट्रेशन का एग्जांपल आपका लाइन नंबर 11 में है, थिंग्स इनविजिबल टू सी। देखिए थिंग्स,
इनविजिबल, विजिबल टू सी। तो ये जो है ये VEVZEE, तो ये यहां पे एलिट्रेशन आपका हो गया है। एक लाइन नंबर 22 में है, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। तो इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन है, म। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां पे एलिट्रेशन के साथ साथ यहां पे एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और वो फिगर ऑफ यूज है ऑक्सीमोन, ऑक्सीमोन, ऑक्सीमोन। अब ये ऑक्सीमोन क्या होता है वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीमोन होता क्या है। जब दो वर्ड्स ऐसे यूज कर दिए जाएं एक साथ कि जो ऑपोजिट हैं, अब यहां पे देखिए कैसे ऑपोजिट है ये, दो एट नेक्स्ट डोर, पूरे सेंस को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, वी माइट, माइट क्या दिखाता है, एक तरह से संभावना तो नहीं है, दो और माइट मिलकर दिखा रहे हैं कि संभावना नहीं है, और यहां मिलना भी कह रहा है, यानी हो नहीं सकता और हम मिल भी सकते हैं। जैसे ऐसे सिचुएशंस को ऑक्सीमोन कहते हैं, जैसे आपका हो गया विजिबल डार्कनेस, विजिबल डार्कनेस, या लविंग हेट। अब हेट भी है और लविंग भी है, डार्कनेस है, डार्कनेस में कुछ विजिबल होता है, लेकिन विजिबल डार्कनेस, तो ये पोएट का अपना चीजों को यूज करने का तरीका है, वो आप देख सकते हैं इसमें कि यहां पे माइट मीट में ऑक्सीमोन भी आपका हो सकता है, एलिट्रेशन तो यहां है ही है। चलिए, ये एलिट्रेशन के और एग्जांपल हुए, ऑक्सीमोन का हमने देख लिया, और अब इसके बाद आता है एक क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो ये जो लाइन ली थी, पोम ने ये जो लाइन लिखी थी, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर इन दिस लाइन, तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। तो बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पे यूज हुआ है। आंसर, यहां जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हाइपरबोल, HYPERBOL, हाइपरबोल, BOLE। ये यहां पे हाइपरबोल यूज हुआ है, लेकिन अगर पूरी पोम का आपसे पूछ लिया जाए कि जो उस वुमेन को ढूंढने के लिए, फेयर एंड ब्यूटीफुल वुमेन को ढूंढने के लिए, या ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमेन को ढूंढने के लिए जो ये सारे के सारे फिगर्स या जो यूज करता है वो कंपैरिजंस, तो वो किस तरह के कंपैरिजंस यूज करता है, उसके लिए आपका एक आंसर और भी हो सकता है, वो हो सकता है एडिनेटन, एडिनेटन। अब देखिए, ये जो हाइपरबोल है ये बहुत ही एक्सेजरेटेड कंपैरिजन होता है, तो ये एक्सेजरेशन को दिखाने के लिए उसने कहा है 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 डेज एंड नाइट्स की जर्नी करो आप, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को कहना, एक्सेजरेट करना, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल, और हाइपरबोल को भी एक्सेजरेट जब कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है एडिनेटन। तो पोएट करता क्या है कि कैच द फॉलिंग स्टार, मैन रिक्रूट से बच्चा पैदा करो, डेविल के फुट को किसने क्लेफ्ट किया, तो इस तरह के वो हाइपरबोल से भी आगे बढ़ जाता है, तो एडिनेटन। ओके, तो ये जो थे, ये हमने देखा कि किस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं इस पोम में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जॉन डन इज फेमस फॉर, जॉन डन, क्वेश्चन नंबर 13 में भी, जॉन डन इज फेमस फॉर,
मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं एलिजी के लिए, या आपका बोल दिया अल्टर पोएट्री के लिए, या ट्रेजी कॉमेडी के लिए, या मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जॉन डन जो था वो मेटाफिजिकल पोएट था, तो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जॉन डन फेमस है, तो इसका आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट्री। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर बनेगा 15। 13 14 हम पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो थे ये मैं आपके लिए लेके आया था। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।